नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पहले व्यू आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज एक काफी महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं और यह टॉपिक है हमारा संविधानवाद। संविधानवाद क्या है, इसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और मैं ऐसा मान के चलता हूं कि कल का वीडियो आप लोगों ने देख लिया होगा, क्योंकि कल के ही वीडियो में इस दोनों टॉपिक को, इवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी को समझना था और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को समझना था, संविधानवाद को समझना था। लेकिन वीडियो बड़ा हो रहा था, इसलिए मैंने उस टॉपिक को वहीं पर छोड़ दिया और अगले टॉपिक के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाने का प्लान किया। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि संविधानवाद क्या है और संविधानवाद किसी देश के लिए कितना इंपॉर्टेंस रखता है, और इस संविधानवाद से अगर किसी देश में अगर इंक्रीमेंट हो रहा है तो वहां की जनता पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जहां पर इस प्रकार के जो शब्द हैं वहां पर काफी समस्याएं उत्पन्न हो रही है, चैलेंजेस उत्पन्न हो रहे हैं। तो लगभग हम लोग इसके बेसिक पैरामीटर्स को समझेंगे, ये किस प्रकार यूजफुल है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए, और जहां पर कुछ रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहे हैं, जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, वह कौन कौन से ऐसी समस्याएं हैं, उसको भी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। तो बस ध्यान रखिएगा, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि अगर आप इस पूरे वीडियो को अगर देखते हैं तो इस टॉपिक से संबंधित किसी प्रकार के आपके पास कोई कंफ्यूजन नहीं रहेंगे। चलिए, तो याद कीजिए कि कल मैंने एक शब्द बताया था आपको, संविधान किसको कहें, कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहें। तो आपको शायद याद होगा कि मैंने कहा था एक ऐसा रिटन बेस्ड डॉक्यूमेंट्स जिसमें गवर्नमेंट और सिटीजन्स के राइट्स और ड्यूटी लिखे होते हैं। मतलब एक ऐसा लिखित दस्तावेज जिसमें जनता के क्या कर्तव्य होने चाहिए, क्या अधिकार होना चाहिए, और सरकार के क्या कर्तव्य होने चाहिए, क्या अधिकार होना चाहिए, ये एक लिखित दस्तावेज में लिखा होता है। उसको इन जनरल हम लोग आसान भाषा में संविधान कहते हैं। अब इसी संविधान से संविधानवाद शब्द का निर्माण होता है। जरा सोचिए कि अगर जनता ने, अगर मैं कहूं कि अगर कोई पीपल है और पीपल ने कोई एक गवर्नमेंट का सिलेक्शन किया, चुनाव के माध्यम से गवर्नमेंट बनाया, और ये गवर्नमेंट मान के चलिए कि रूलिंग पार्टी में आ गई, इसकी सरकार भी बन गई। तो जरा सोचिए कि ये जो नंबर ऑफ पीपल है, जो जनता है, जनता ने इस बंदे को सरकार बनाने के लिए क्यों वोट किया। कहीं ना कहीं ऐसा जनता को उम्मीद होगा कि यह एक्स नाम का आदमी हमारे हित के लिए काम करेगा, हमारे जिस प्रकार हमारा संविधान है उस संविधान के अकॉर्डिंग हमारे देश को लेकर के चलेगा, हमारे देश में जो लिटरेसी रेट है उसको बढ़ाने का प्रयास करेगा, एम्प्लॉयमेंट रेट को बढ़ाने का प्रयास करेगा, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का प्रयास करेगा, पर कैपिटल इनकम को बढ़ाने का प्रयास करेगा। कुछ इसी ओहदे को ध्यान में रख करके जो लोग होंगे वह सरकार को सेलेक्ट किए हैं। बस अगर इस बात को आप समझ रहे हैं तो संविधानवाद आपको समझना काफी आसान हो जाएगा। अब एक ऐसी व्यवस्था, जिस व्यवस्था में जो भी रूलिंग पार्टी होती है, सरकार होती है, जो अपनी मर्यादा में रह करके संविधान में जो चीजें व्यवस्थित रूप से दी गई होती है उसके अनुसार अगर सिस्टम को अगर चलाना प्रारंभ करती है, लोगों को जिस प्रकार के राइट्स दिए जाते हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, अगर वो सरकार अगर वो राइट लोगों को दे पा रही है, उस प्रकार के वेलफेयर का वर्क कर पा रही है, तो हम ये कहेंगे कि उस देश में संविधानवाद है। उस संविधान को लेकर के चलने वाली सरकार है। उसको जो भी, क्योंकि जब भी कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाता है तो कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के लिए बहुत से विद्वान लोग लिखते हैं, एक्सपर्ट लोग लिखते हैं। तो उस लोग देश में जो भी चीजें चल रही होती है उन सारे सिचुएशन को समझने के बाद, और किस प्रकार की स्थिति भविष्य में हो सकती है, किस प्रकार की स्थिति प्रेजेंट टाइम में हो सकती है, इस आधार पर जो भी स्कॉलर लोग होते हैं उस कॉन्स्टिट्यूशन को लिखते हैं।
तो जरा सोचिए, अगर गवर्नमेंट आती है, उस कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर होगा, और उस बेसिक स्ट्रक्चर को अपने बहुमत के दम पर अगर उस संविधान में नंबर ऑफ अमेंडमेंट करना शुरू कर दे, जिससे उस संविधान की गरिमा ही ना रहे, जिस उद्देश्य से उस संविधान को बनाया गया था वह संविधान का गरिमा ही नहीं रहे, तो आप इसको क्या कहेंगे? तो जहां पर इस प्रकार के सिचुएशन अगर डेवलप होना शुरू हो जाए, यकीन मानिए वहां हम ऐसा मानकर चलेंगे कि वहां पर संविधानवाद नाम का कोई चीज है ही नहीं। और जिस देश में संविधानवाद की प्रवृत्ति देखी जाती है, यकीन मानिए उस देश में डेवलपमेंट निरंतर होता रहता है। वहां की जनता होती है ऑलवेज हैप्पी रहती है, वहां वेलफेयर के काम होते हैं, डेवलपमेंट का काम होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होते हैं, लोगों के एम्प्लॉयमेंट पर काम होते हैं। ऐसे नहीं होते हैं कि जो संविधान की जो बेसिक चीजें है, बेसिक स्ट्रक्चर है, उस बेसिक स्ट्रक्चर को उखाड़ कर फेंक दिया जाए। ऐसा नहीं होता है, लोगों की राइट्स की बात की जाती है। तो जहां पर इस प्रकार की अगर चीजें अगर मिले, तो आप समझ लीजिए कि वहां पर अगर इस सारा पैरामीटर्स मैच कर रहे हैं, वो वहां पर संविधानवाद की स्थिति है। और जहां पर इस पैरामीटर्स के अगेंस्ट में काम किए जा रहे हैं, यकीन मानिए कि वहां पर संविधानवाद लगभग विलुप्त होता जा रहा है, लोगों के राइट खत्म होते जा रहे हैं। अब यहां पर अब हमें ये जानने की जरूरत है कि आखिर किसी भी देश के लिए ये संविधानवाद क्यों जरूरी हो सकता है। मैं कहूं कि क्या नीड हो सकते हैं, अगर मैं इसकी नीड बोलूं कि क्या आवश्यकता है हर देश को कि उस देश में संविधानवाद होना चाहिए। अगर संविधानवाद होगा तो आप समझ सकते हैं कि वहां के जो राइट्स हैं, कौन से राइट, हर देश में कुछ राइट्स दिए जाते हैं, जैसे भारत में भी फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। अगर लोगों की राइट्स अगर उनको फुलफिल किया जा रहा है, लोगों के वेलफेयर के लिए काम अगर किए जाए, क्यों सरकार को जनता क्यों चुनती है? क्योंकि उनके हित के लिए काम किए जाए, जो उनकी डिमांड है उनकी पूरी किया जाए, डेवलपमेंट का काम किया जाए। अगर वेलफेयर का ही काम न किया जाएगा तो फिर उस सरकार चुनने का क्या मतलब है? दूसरा एक चीज है कि जो गवर्नमेंट होना चाहिए वह गवर्नमेंट क्या होना चाहिए, डेमोक्रेटिक होना चाहिए। अब डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है कि जो जनता चाह रही है, जनता जिस प्रकार से वोटिंग के माध्यम से सरकार को लाई है, उसी तरह सरकार के द्वारा जो निर्णय लिए जाए उसमें जनता की भी प्रमुख भूमिका होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सरकार अपने हिसाब से कुछ भी कर रही है, कुछ भी जैसा मन कर रहा है वैसे कर रही है, तो ऐसा भी तो नहीं होना चाहिए। तो किसी भी देश के लिए बहुत सारा पैरामीटर्स हो सकते हैं जिसके आधार के लिए संविधानवाद जरूरी है। अगर किसी देश में अगर संविधानवाद अगर नहीं होते हैं, यकीन मानिए कि वह देश की कंडीशन काफी बुरी हो सकती है। उदाहरण के लिए आप अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान को देख सकते हैं, म्यांमार को देख सकते हैं। ये कुछ ज्वलंत उदाहरण हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि वहां पर संविधानवाद नहीं है तो किस प्रकार के हरकतें हो रहा है। चलिए अब थोड़ा सा इसको मैं ऐसा मान के चलता हूं कि इसकी कुछ चुनौतियां हैं और क्यों, मतलब कौन से जो संविधानवाद है, आखिर संविधानवाद क्यों अच्छा से डेवलप नहीं हो पाता है किसी किसी देश में। तो इसके क्या कारण है, इसको समझते हैं। अगर मैं कहूं कि कुछ ऐसे देश हैं, अगर मैं कहूं पहला पॉइंट के माध्यम से, कुछ ऐसे देश हैं जहां पर डेमोक्रेटिक सरकार तो है, लेकिन वहां पर जो आर्मी, जो सेना होती है, वहां सेना के पास काफी ज्यादा ताकत होता है। अब संविधान लिखा ही जाता है, उसी समय कुछ ऐसे लूप होल हो जाते हैं या संविधान निर्माता उस चीज को समझ नहीं पाते हैं कि आने वाले समय में अगर सेना चाहे तो कूप कर दे, तख्ता पलट कर दे। तो जैसे सेना होगी, सेना अगर कुछ इनडायरेक्टली उसके पास कुछ एक्स्ट्रा पावर होगा तो हमेशा सरकार के ऊपर बनी रहेगी, और जिस प्रकार की उसको डिसीजन लेने की जरूरत होगी वह सरकार से करा देगी। इसका उदाहरण के रूप में आप पाकिस्तान को ले सकते हैं, बताने की जरूरत नहीं है पाकिस्तान में क्या चलता है, सरकार वहां की क्या है, और जो करती है वहां की आर्मी करती है। आप म्यांमार की कुछ घटनाएं देखेंगे जहां पर कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए कि सरकार खत्म हो गया, वहां पर एक आर्मी रूल वहां पर लागू हो गया। तो जिस देश में अगर आर्मी आधारित शासन व्यवस्था अगर चलता है तो वहां पर
काफी हद तक यह मान के चला जाएगा कि वहां पर संविधान नाम की कोई चीजें निरंतर प्रक्रिया में चल नहीं रही है। अगर चल रही है तो यकीन मानिए कि बस वह कहने की चीजें हैं, रियल में वैसे कुछ चीजें दिख नहीं रहा है। दूसरा ही चीजें मैं अगर यहां पर कहूं कि कुछ लोग जो होते हैं मतलब कंट्री के अंदर, जिनको आप लीडर कहते हैं, उन लीडर में कुछ लीडरशिप क्वालिटी होता है। अब लीडरशिप क्वालिटी दो तरीके को हो सकते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जैसे अगर मैं कहूं लीडरशिप क्वालिटी को लेकर के एक बेहतरीन उदाहरण दूंगा आपके हिटलर का। हिटलर एक ऐसा इंसान था कि अगर लोगों के बीच में अगर कुछ बोलना शुरू कर दे तो यकीन मानिए कि विथ इन ए मिनट्स वो लोगों को फैन बना लेता था। और लोग इस बात को समझ नहीं पाते थे कि हिटलर के द्वारा जो बातें कहा जा रहा है क्या वो सही है या गलत है। वो व्यवस्थित डिसीजन ले ही नहीं पाते थे, क्योंकि एक जो हिटलर था उसमें इतना कैपेसिटी था लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कि लोग ये समझ ही नहीं पाते थे कि मैं इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूं तो क्या मेरा डायरेक्शन सही है या गलत। इसको बोलते हैं कि लीडरशिप क्वालिटी। अब इस सारे जितने नेता हैं, लीडर हैं, जिनके पास कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें हैं, जिनको बोलने का तरीका कि कब जनता के सामने क्या प्रेजेंट करना है, कैसे बोलना है, लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट करना है, और उसके बाद से वो लीडरशिप पर आधारित वो इंसान कुछ भी करेगा ना, लोग उस पर आंख बंद करके यकीन करेंगे। और जहां पर जिस प्रकार के नेता अगर इस प्रकार के अगर हरकत करना शुरू कर देते हैं तो मान लीजिए कि वो संविधानवाद पर चूक है। उम्मीद करते हैं कि 2 पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। तीसरा ये चीजें मैं इसमें कहूंगा, एक है कि कुछ प्रेशर ग्रुप होते हैं। प्रेशर ग्रुप का मतलब क्या होता है? कुछ लोगों का समूह हो सकता है, एनजीओ हो सकता है, व्हाटएवर, कुछ भी, जो इनडायरेक्टली सरकार पर प्रेशर डेवलप करते हैं, क्योंकि इनकी एक टीम होती है, कुछ वेलफेयर का काम करते हैं, जनता के लिए खड़े रहते हैं, और कभी कभी इनकी मानसिकता अच्छी नहीं होती है। और इनकी मानसिकता जब अच्छी नहीं होती है तो सरकार जो गवर्नमेंट होती है, जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है, उस रूलिंग गवर्नमेंट पर इनडायरेक्टली कुछ ऐसा प्रेशर डेवलप करते हैं जो सरकार रियल में नहीं चाहती है। लेकिन अनफॉर्चुनेट इस प्रेशर ग्रुप के वजह से सरकार को डिसीजन लेना पड़ता है। एक छोटा सा उदाहरण लूंगा, जैसे कुछ दिन पहले एग्रीकल्चर फार्म बिल आए थे। जो लोग इकोनॉमी के नॉलेजेबल पर्सन है उनको पता है कि एग्रीकल्चर फार्म बिल कितना बेनिफिशियल थे, इसको होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जब आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो खुद आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन यकीन मानिए कि काफी हद तक यह बेनिफिट पर आधारित था यह। लेकिन कुछ ऐसे प्रेशर ग्रुप डेवलप हुए जो सरकार को लाया गया बिल वापस लेना पड़ा। जिस जनता के लिए सरकार के द्वारा यह प्रयास किए गए, और सरकार जो थी रियल में वह जिस उद्देश्य से इस बिल को लेकर के आई थी, और इस बिल के माध्यम से वह जो भी लोग थे, पर्सन थे, किसान थे, उनके हित की बात की जा रही थी। इसमें थोड़ा सा आप भी सोच रहे होंगे कि इसमें थोड़ा सा लिटिल बिट चीजें थी। हर चीज के 2 पहलू होते हैं, लेकिन काफी हद तक जब उसको पूरा अच्छे से आप एनालिसिस करेंगे, जब पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं ये मतलब किसानों के लिए अच्छी चीजें मानी जा सकती है। लेकिन प्रेशर ग्रुप ने यहां पर सामने आए और सरकार पर इनडायरेक्टली प्रेशर बनाएगा, और सरकार ने उस बिल को वापस लिया। तो क्या वह बिल को आप एक वेलफेयर के रूप में भी मान सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं? तो भी एक बड़ी बात हो सकती है। दूसरा ये चीज है कि जब आप इसका उदाहरण के रूप में आप अमेरिका जैसे देशों को भी ले सकते हैं। अब सरकार को आगे जिताने में या आगे बढ़ाने में वहां के जो कॉरपोरेट सेक्टर हैं, उस कॉरपोरेट सेक्टर की बड़ी भूमिका होती है। अब उस कॉरपोरेट सेक्टर में जिस कॉरपोरेट सेक्टर के पुशअप से जिसकी सरकार बनती है, उनके अनुसार पहले से ही एक मतलब मनोवैज्ञानिक दबाव बना दिए जाते हैं कि आपके फॉरेन पॉलिसी कैसे होंगे। आप देखते होंगे कि जब भी अमेरिका में इलेक्शन होते हैं और उसके रिजल्ट आने वाले होते हैं तो पूरी दुनिया के लोग टीवी पर बैठे होते हैं। जरा सोचे हैं कि ऐसा क्यों होता है?
क्योंकि जिस प्रकार की सरकार आएगी उस प्रकार की अपनी फॉरेन पॉलिसी में बदलाव करेगी, और जैसे ही अमेरिका अपने फॉरेन पॉलिसी में बदलाव करेगा, यकीन मानिए दुनिया में कुछ चीजें ठीक उसके फॉरेन पॉलिसी के अकॉर्डिंग चलना शुरू हो जाएगी। व्हाटएवर, कभी करेंगे चर्चा इस पर, फॉरेन पॉलिसी पर। तो लगभग आप इस बात को समझ लिए कि अगर इस प्रकार का अगर हरकत होता है तो भी एक प्रकार का संविधानवाद पर चोट है, और ये भी एक संविधानवाद के लिए चुनौती है जो संविधानवाद को आगे बढ़ने में अवरोध क्रिएट करता है। उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप लोग समझ पा रहे होंगे। अगला मैं अगर इसकी बात करूं तो एक होता है जिसको बोलते हैं मास मीडिया। मास मीडिया मतलब वही मीडिया चैनल वाले, जो लोग, ऐसा माना जाता है डेमोक्रेसी का जो फोर्थ पिलर होता है वह मास मीडिया होता है। लेकिन आज की जो मीडिया है वह मीडिया गोदी मीडिया हो गई है। उनको क्या दिखाना चाहिए क्या नहीं दिखाना चाहिए ये सिर्फ उनके टीआरपी पर डिपेंड करता है। अगर रियल चीजें अगर उनको दिखाने से अगर उनकी टीआरपी अगर नहीं आती है तो रियल में वो चीजें नहीं दिखाएंगे। अगर टीआरपी उस मुद्दे पर आ रही है जिससे देश को कुछ लेना देना नहीं है, तो आज के जो न्यूज चैनल है उस टीआरपी के चक्कर में पूरे उस मुद्दे को दिखाते रहेंगे जिसको कोई मतलब नहीं है। तो लगभग इस मास मीडिया का काम होता है कि सरकार क्या कर रही है, सरकार जब से रूल में है, क्या सरकार के द्वारा किए गए प्रयास क्या जनता के हित के लिए है। कि पिछले कुछ अगर मान के चलिए किसी सरकार अगर 2 साल से रूल कर रही है तो मीडिया का ये रोल होता है कि लगभग 2 साल का जो उसका मूल्यांकन करके लोगों के सामने ये बताए कि हाँ क्या सरकार ने जो काम किया वो क्या सही था, क्या सरकार जो अपना कमिटमेंट की थी क्या वह अपने कमिटमेंट के दौरान अपने बातों पर खड़ी है या नहीं। कुछ ऐसे सरकारें होती है जो कमिटमेंट तो कर देती है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, और जब सरकार रूल में आती है तो जो करंट में जो भी लोग एम्प्लॉयमेंट में होते हैं, जॉब में होते हैं, उनकी भी जॉब चली जाती है। ऐसा मैं ऐसा मान के चलता हूं कि आप लोग वाकिफ होंगे इस प्रकार के चीजों से। तो ये काम जो होना चाहिए ये मास मीडिया का होना चाहिए कि ये बताए कि क्या सच में सरकार ने जो कमिटमेंट करके रूल में आया था क्या सरकार वो काम कर रही है। जब जनता को पता चलेगी तब जनता अपने सरकार के प्रति एक्शन लेगी। अगर सरकार अच्छा है तो आने वाले समय में उसको रूलिंग पार्टी में रहने का अधिकार है, अगर सरकार अच्छा नहीं है तो रूलिंग पार्टी में उसका रहने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन ये चीजें दिखाने का श्रेय किसको जाना चाहिए, मास मीडिया को। और मास मीडिया अगर गोदी मीडिया हो जाए तो आप समझ ही रहे हैं कि वो संविधानवाद रहा नहीं, संविधानवाद गया। ज्यादा इस मुद्दे पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। मैं ऐसा मान के चलूंगा कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आनी चाहिए। एक होता है चीजें कि ऑर्थोडॉक्स मेंटेलिटी, मैं अगर कहूं कि रूढ़िवादी विचारधारा। अब रूढ़िवादी विचारधारा से क्या तात्पर्य है कि जैसे मान के चलिए कि कुछ लोगों ने मिलकर के संविधान बना दिया, संविधान देश में लागू भी हो गए, उसी के अकॉर्डिंग देश चल रहा है। लेकिन कुछ लोग बड़े फैमिली के लोग होते हैं जो फ्यूडलिज्म के शिकार हैं, वो आज भी आज से 50-100 साल पहले वाली मानसिकता से ग्रसित है। तो लगभग जो राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है उसको ये फॉलो नहीं करेंगे। इसका उदाहरण क्या हो सकता है, जैसे आप देखेंगे कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश और कहीं कहीं लगभग राजस्थान वाले क्षेत्र में एक खाप पंचायत की चीजें होती है। ये क्या होती है कि जैसे अगर मान के चलिए कि अगर कोई एक कपल ने अगर शादी किया और उनका एज जो है लगभग अगर मान के चलिए कि 22 है, वो लोग एलिजिबल है मैरिज करने के लिए, शादी करने के लिए, तो उन लोगों को हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग उनको शादी हो जानी चाहिए, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है। लेकिन जो खाप पंचायत कहता है कि नहीं, इस प्रकार के वो लोग मैरिज को मान्यता नहीं देंगे। हो सकता है कि वो लोग उस कपल को मार दें। बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं, गूगल खोल करके देखिएगा, इस प्रकार के न्यूज भरे पड़े हैं। तो जब आपके देश में संविधान है, लोगों की राइट है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और उसके अनुसार अगर कपल ने डिसीजन लिया और वह एलिजिबल है मैरिज के लिए, तो फिर इसका काम अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। लेकिन जो ऑर्थोडॉक्स मेंटेलिटी के लोग होते हैं, इनकी पहुंच बड़ी होती है, बड़े बड़े लोग होते हैं, इनके ऊपर लेवल सरकार तक पहुंच होती है, और सरकार भी इनके अगेंस्ट में नहीं बोलती है, क्योंकि
सरकार को भी पता होता है कि आने वाले समय में इनका सपोर्ट जरूरी है, इनके क्षेत्र से सपोर्ट अगर रहेगा तभी हम यहाँ पर मतलब अपनी सरकार बना पाएंगे। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, एक संविधानवाद के लिए चोट है। ये सारा चीजें अगर होगा तो संविधानवाद आपका मजबूत होगा। अगर संविधानवाद आपका मजबूत होगा तो यकीन मानिए आपका देश तरक्की करेगा। और क्या हो सकते हैं इसकी चुनौतियां, और इसके चुनौतियां ये हो सकते हैं, जैसे सबसे बड़ी बात होता है किसी भी देश में लिटरेसी रेट एंड पॉवर्टी। अगर किसी देश में अगर लिटरेसी रेट ही कम है, शिक्षा स्तर ही कम है, तो जो लोग नेता लोग आते हैं वोट मांगने के लिए, कुछ कमिटमेंट करते हैं कि हम आए हैं यहाँ पे और आप हमको वोट दीजिए, हम आपके कल्याण के लिए काम करेंगे। तो इस जो इंसान के पास जो लिटरेसी रेट कम है वह समझ नहीं पाता है कि ये जो सामने वाला वो बंदा है वह क्या सही बोल रहा है, क्या यह बंदा जीतने के बाद क्या जो यह कमिटमेंट कर रहा है क्या वो पूरा करेगा। तो ये भी लिटरेसी रेट एक बड़ा पैरामीटर होता है। दूसरा होता है पॉवर्टी। गरीबी स्तर के लोग काफी नीचे होते हैं जिनके पास खाने को नहीं है, तो उनको किसी सरकार से क्या मतलब है। उनको अगर कोई आदमी आकर कहता है कि लो भाई 100 रुपए तुम हमको एक वोट कर देना, तो जिस बंदे के पास खाने के पैसे नहीं है अगर 100 रुपये उसके पास आ जाते हैं तो हो सकता है कि उस दिन उसको खाने का इंतजाम हो जाए, अन्यथा की स्थिति में उसको भूखा सोना पड़े। तो वो तो एक पल के लिए भूल ही जाएगा कि सरकार क्या है, संविधान क्या है, रूल क्या है, वो तो भूल जाएगा। उस स्थिति में वह क्या करेगा, वह उस 100 रुपये जो भी वह ये भूल जाएगा कि मुझे क्या इलीगल है, क्या इलीगल है, क्या लीगल है, वह पूरे इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं रखेगा। उसको अपना मतलब होगा कि हम को कुछ पैसे मिल जाए जिससे मुझे खाने को मिले। जरा सोचिए कि अगर लिटरेसी रेट अगर अच्छा कर दिया जाए, अगर पॉवर्टी की सिचुएशन खत्म कर दिया जाए, तो क्या इस प्रकार की स्थिति डेवलप होगी? नहीं होगी। इस प्रकार की स्थिति डेवलप नहीं होगी तो कहीं ना कहीं हमारे संविधानवाद पर चोट नहीं पहुंचेगा। अब जरा सोचिए कि इस आधार पर जो लोग इलेक्शन जीत करके जाएंगे, जो लोग पैसे दे करके चुनाव जीते होंगे, तो क्या वह जनता के काम करेंगे या अपना काम करेंगे? जनता का विकास करेंगे या खुद का विकास करेंगे? आंसर सटीक है, आप समझ पा रहे होंगे कि वो खुद का विकास करेंगे। तो ये भी संविधानवाद पर चोट है। आगे अगर बात करूं, कुछ देश की पॉलिसीज होते हैं, जैसे भारत के साथ भी कुछ चीजें हुआ, जैसे कभी कभी ऐसा सिचुएशन डेवलप हो जाता है जो दुनिया के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ता है। जैसे 1947 से लगभग 1991 के आसपास भारत का जो इंडिया का जो इकोनॉमी था वो क्लोज इकोनॉमी था। अब क्लोज इकोनॉमी का तात्पर्य क्या है? क्योंकि जिस प्रकार से ब्रिटिशर्स ने भारत पर 200 साल तक शासन किया ट्रेड को दिखा करके, तो जब हमें आजादी मिली थी हम पहले ही सतर्क हो गए थे कि हमको दुनिया से कुछ लेना ही देना नहीं है। हम कार पर नहीं चढ़ेंगे, हम साइकिल पर नहीं चढ़ेंगे, लेकिन देसी स्तर पर रहेंगे। हमको कोई मतलब किसी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। हम ट्रेड नहीं करेंगे दूसरे देशों के साथ, क्योंकि हम कहीं ना कहीं ट्रेड के चक्कर में ही अंग्रेजों के गिरफ्त में आ गए थे। तो ये भी एक बड़ा चैलेंजेस था। लेकिन 1991 में एक ऐसा सिचुएशन डेवलप हो गया कि हमारे पास फॉरेक्स ही खत्म हो गए, देश चलाने के लिए पैसे ही नहीं थे। तो जब हमने IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे देशों के साथ कुछ टाई अप किया और पैसे लेने की बात कहा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप अगर क्लोज इकोनॉमी है तो हम आपको पैसे ही नहीं देंगे। अगर आपको पैसे चाहिए तो अपनी इकोनॉमी खोलिए, यानी LPG कीजिए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये सारी चीजें कीजिए। ये क्या है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, कभी इस पर भी करेंगे चर्चा। मैंने इकोनॉमी को खोल देना, यहां पर ये चीजें डेवलप हुआ। तो लगभग मान के चलिए कि भारत का अगर कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि हमें क्लोज इकोनॉमी रखना है, हमें आत्मनिर्भर बनना है, तो ये भारत विश्व की जो फॉरेन पॉलिसी है क्या इस पर इंपैक्ट डाला कि नहीं? न चाहते हुए भी हम लोगों को अपना इकोनॉमी खोलना पड़ा। अब ये बेनिफिशियल है या प्रॉफिट युक्त है हमारे लिए, ये अलग बातें हैं। लेकिन जब हम चीजें चैलेंजेस की बातें कर रहे हैं तो इस बात को भी मेंशन करना होगा। तो ये सारी बातें थी, ये कुछ चैलेंजेस थे। अब इन सारे बातों पर अगर काम करना अगर शुरू कर दिया जाए तो उस देश में जहां भी कॉन्स्टिट्यूशन जहां पर वीक है वहां पर अच्छा हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये सारे बातें
आपको क्लियर हो गया होगा। अगर मैं कहूं कि क्या इस संविधानवाद को मतलब स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए, तो लगभग मैंने जितने पॉइंट बताए हैं इसी को आप सकारात्मक तरीका से यहीं से अगर मैं कहूं कि लिटरेसी रेट पर फोकस किया जाए, पोवर्टी जो है उसको खत्म किया जाए, लोगों के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाए, और क्या हो सकते हैं यहाँ पर मास मीडिया है, मास मीडिया की रोल उसको रेगुलेटिंग बॉडी लाया जाए कि ताकि वो क्या दिखा रहे हैं नहीं दिखा रहे हैं वास्तविक चीजें दिखाएं, ये भी हो सकता है। दूसरा प्रेशर ग्रुप है, प्रेशर ग्रुप को सर्टिफाइड किया जाए, क्या प्रेशर ग्रुप सच में प्रेशर ग्रुप है या किसी खास करके किसी इनका एक उद्देश्य छिपा है, उस उद्देश्य के लिए ही ये प्रेशर डेवलप करते हैं। इनके अंदर अगर नेगेटिविटी है तो इनके लिए जीरो टॉलरेंस की नीति लेकर के आया जाए। इसी तरीका से आप लगभग इसी में से सारे कंडीशन को समझ करके आप इससे क्या उपाय सुझाने चाहिए आप लिख सकते हैं। तो अगर मैं एक मेंस का क्वेश्चन यहां पर फॉर्म कर दूं कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, मतलब आसान भाषा में कहा जाए तो संविधानवाद क्या है, और वर्तमान समय में संविधानवाद के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं और इन चुनौतियों को दूर करने के लिए उपाय सुझाना, तो खुद से कोशिश कीजिएगा इस आंसर को लिखने के लिए। मैं ऐसा उम्मीद करता हूं अगर आप इस वीडियो को ध्यान से सुने होंगे ना तो किसी प्रकार को समस्या आपके पास नहीं आएंगी, आराम से आप इस आंसर को लिख पाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम सिर्फ इतना ही, कल के वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, इंडियन पॉलिटी के बेसिक के ही। आप निरंतर बने रहिए, जिस प्रकार मैं अपना फर्ज अदा कर रहा हूं डेली बेसिस पर आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं, आपका भी यह दायित्व होना चाहिए कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बाकी काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, सारे कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा, किताब पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। एक बार अगर आपने इस तरीके से अगर पढ़ना शुरू कर दिया ना तो यकीन मानिए आपके लिए इस सब्जेक्ट को समझना काफी आसान हो जाएगा। थोड़ा सा वीडियो को लेकर के कुछ इश्यूज आ रहे हैं, मतलब हो सकता है कि मतलब बोर्ड की विजिबिलिटी कम हो जाती है या कभी आवाज के लेकर के समस्या हो जाती है, तो धीरे धीरे ये सारी चीजें ठीक हो रहा है। लगभग थोड़ा सा मैं ऐसा मान के चलूंगा कि अगर थोड़ा सा इनिशियल स्टेज में थोड़ा सा कुछ समस्या आ रहे हैं तो आप उसको थोड़ा सा एडजस्ट करने का प्रयास करें। थैंक यू।